आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, ये है आज तक रेडियो का वीकली स्पेशल शो कोरोना कवरेज। मेरा नाम है खुशबू। इस स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज में हम लाते हैं दुनिया भर की कोरोना से जुड़ी अपडेट्स, कहाँ क्या नई स्टडी हुई है, कहाँ कोरोना के मरीज घटे हैं बढ़े हैं, इस बीमारी की रोकथाम के लिए दुनिया के किस कोने में क्या कोशिशें जारी हैं, ये सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कोरोना के हर 100 नए मामलों में से 53 यूरोप से ही हैं। पिछले एक हफ्ते में यूरोप में 1,80,000 नए मामले मिले हैं, जो उससे पिछले हफ्ते के मुकाबले 6% ज़्यादा है। इन आंकड़ों ने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की चिंता इसलिए बढ़ा दी है क्योंकि यूरोप की आधी से ज़्यादा आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो चुकी है। यूरोप के कई देशों ने तो अपनी 70% से ज़्यादा आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज दे दिए हैं। लेकिन बावजूद इसके इटली, जर्मनी, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, ग्रीस और फ्रांस ऐसे देशों की लिस्ट में शामिल हैं जहां नए केसेस की रफ्तार आए दिन रिकॉर्ड तोड़ रही है। ऑस्ट्रिया ने तो 15 नवंबर को लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया चुनिंदा लोगों के लिए। अब वो चुनिंदा लोग कौन हैं? वैसे लोग जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है। उन्हें सिर्फ मेडिकल या बुनियादी ज़रूरतों के लिए ही बाहर जाने की परमिशन होगी, नहीं तो उन्हें घर में बंद रहना होगा। तो अब ऑस्ट्रिया अनवैक्सीनेटेड लोगों के लिए लॉकडाउन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि यूरोप में पिछले महीने में कोरोना के मामलों में 50% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। WHO के इमरजेंसी चीफ डॉक्टर माइकल रियान ने कहा, यूरोप में वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन समान नहीं रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने यूरोपीय एडमिनिस्ट्रेशन को वैक्सीनेशन में इस गैप को कम करने की अपील की है। हालांकि WHO चीफ अधानोम घेब्रेयेसस ने कहा कि जिन देशों ने अपनी आबादी का 40% वैक्सीनेशन कर दिया है, उन्हें अब विकासशील देशों को वैक्सीन दान देनी चाहिए, जहां पर अपने नागरिकों को वैक्सीन की पहली डोज भी नहीं लग पाई है। एक्सपर्ट्स ने यह भी चेतावनी दी है कि यूरोप में फरवरी तक 5 लाख लोगों की मौत हो सकती है। इधर भारत में केरल में कोरोना के ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के मामले बढ़ रहे हैं। रोजाना आ रहे कुल केसेस में से करीब 40% मामले ऐसे हैं जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के हैं। तो भारत में भी यूरोप के बढ़ते केसेस चिंताजनक है। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि यूरोप में ऐसा क्या हो रहा है, ये अचानक से केसेस इतनी तेजी से बढ़ने लगे हैं। पूछा मैंने यूनाइटेड किंगडम के नेशनल हेल्थ सर्विस में कार्यरत डॉक्टर अविरल वत्स से। जी यूरोप में जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके मूलतः 3 कारण जो हैं वो माने जा रहे हैं। एक तो सबसे पहला कि वैसे सर्दियां आ रही हैं और उसके चलते भी जो इन्फेक्शन होता है वो बढ़ जाता है यूरोप में, क्योंकि क्लोज्ड डोर्स इंटरेक्शन जो है वो बढ़ जाते हैं और रिस्ट्रिक्शंस भी काफ़ी पहले हटाई जा चुकी थी कई देशों में। तो वो एक कारण है। दूसरा है कि वैक्सीनेशन की जो कवरेज है वो काफ़ी अभी भी अनइवन है। अभी बहुत ही कम ऐसे देश हैं जिनमें हम कहें कि 80-90% डबल डोज वैक्सीनेशन हो चुकी है, और वो एक बड़ा कारण है। और वैक्सीनेशन हेजिटेंसी भी है। तो इन दोनों के चलते ये है कि वैक्सीनेशन कवरेज जो है वो सफिशिएंट मात्रा में नहीं की गई है, जिसके कारण कि जो केसेस हैं ये बढ़ रहे हैं। और तीसरा है कि जो डेल्टा वेरिएंट है वो पॉकेट्स में बहुत फैल रहा है अभी भी। तो और उसके कारण जो केसेस का नंबर है वो बढ़ रहा है। तो ये तीनों कारण मुख्यतः माने जा रहे हैं जिसके कारण यूरोप में हम इतनी तेजी से जो केसेस हैं वो बढ़ते देख रहे हैं। डॉक्टर, वैक्सीनेशन कम तो है, एक वजह ये है कि केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन यूनाइटेड किंगडम ने तो पहले ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू कर दिया था। इसके बावजूद यहाँ केसेस बढ़े हैं। तो एक वैक्सीन के साथ वेनिंग इम्यूनिटी भी होती है, तो क्या वैक्सीन का असर कम हो रहा है, ये हम कह सकते हैं? नहीं, देखिए, ये तो नहीं मैं कहूँगा कि वैक्सीन का असर कम हो रहा है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि जो वैक्सीन की जो इम्यूनिटी है वो वेन करती है, वो कम हो जाती है। ये हमने डेटा में पाया है। अगर 4-6 महीने बाद उसकी इम्यूनिटी भी कम होने लगती है, जो वैक्सीन के द्वारा हमारे शरीर ने जो अख्तियार की होती है। यूके ने बिल्कुल सही है कि वैक्सीनेशन काफ़ी देर पहले शुरू कर दी थी, लेकिन यूके में भी जो कवरेज थी वो 80-90% डबल डोज की नहीं हो पाई थी। और बहुत पहले ही जो हमारी जो यूके की जो नेशनल गवर्नमेंट थी उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस हटानी शुरू कर दी थी।
और हमें याद होगा कि अभी तो काफ़ी महीने हो गए हैं जब इवन मास्क हटा दिए गए थे इंग्लैंड से, तो वो रिस्ट्रिक्शंस जो थी वो साइंटिफिक एडवाइस के अगेंस्ट, जो इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एडवाइस थी उसके अगेंस्ट भी इन्होंने हटा दी थी, जिसके चलते और जो स्कूल्स थे वो पूरी तरह खोल दिए और जो ट्रांसमिशन है वो काफ़ी मात्रा में काफ़ी हाई लेवल पे रहा। और ये जो हम केसेस देख रहे हैं इसमें जो यंगस्टर्स हैं, स्कूल गोइंग पॉपुलेशन है, यूनिवर्सिटी गोइंग पॉपुलेशन रही है, उनमें केसेस बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और उसमें बस इतना था कि जो डेथ्स थे उस हिसाब से नहीं हुए, हालांकि जो अगर टोटल नंबर में जाएंगे तो वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट था, लेकिन वो भी लार्जली अनवैक्सीनेटेड ग्रुप्स में था। तो यूके का भी मेन कारण यही था कि हालांकि वैक्सीनेशन टाइम पे शुरू हो गई, काफ़ी देर से पहले से शुरू हुई, लेकिन उसकी जो कवरेज थी वो उस तरह से 80-90% नहीं हो पाई थी। और अर्लियर जो थे रिस्ट्रिक्शंस जो थी वो टाइम से पहले पूरी तरह से खोल दी गई थी। और इवन बेसिक रिस्ट्रिक्शन जैसे मास्क होते हैं वो भी खोल दिए थे इंग्लैंड जैसे देश में। तो वो मेन कारण है यूके में इस तरह से केस बढ़ने का। बाकी जो वैक्सीन से रिलेटेड इम्यूनिटी है उसने काफ़ी हमारा बचाव तो कर ही रही है, लेकिन हाँ वो डेफिनेटली उसकी जो इम्यूनिटी है वो भी नीचे की तरफ जाती है 4-6 महीने के बाद, स्पेशली जब वायरस अभी भी हमारे समाज में घूम रही हो, तो वो एक बड़ा फैक्टर बन जाता है। डेल्टा वेरिएंट और जैसे कि ये नॉन फैक्ट भी है डॉक्टर की, कभी भी म्यूटेट कर सकता है कोरोना, और ऐसे में वैक्सीन हेजिटेंसी और लो वैक्सीन कवरेज कैसे इस पैंडेमिक फाइट को और बढ़ा देगा? जी बिल्कुल, देखिए जितने भी वेरिएंट आए हैं वो म्यूटेशन के बाद ही आए हैं, और डेल्टा वेरिएंट काफ़ी घातक और काफ़ी तीव्रता से फैलने वाला वेरिएंट रहा है। और नेचुरली अगर जितना हम इसको किसी भी वेरिएंट को अगर ट्रांसमिट रहते देंगे तो वो नया म्यूटेशन में डेवलप होगा, और वो म्यूटेशन कैसे हमें नुकसान पहुंचाती है ये अभी देखना है, लेकिन वो पॉसिबिलिटी बनी रहती है। और ऐसे में जो वैक्सीन हेजिटेंसी है वो काफ़ी बड़ा रोल अदा करती है वायरस की हेल्प करने में, क्योंकि वैक्सीन कवरेज ही है जो हमारा एक बहुत बड़ा टूल है अभी भी, जिससे कि हम इस पैंडेमिक को रोक सकते हैं और इसके स्प्रेड को रोक सकते हैं। ऑब्वियसली जो हमारे फिजिकल बैरियर्स हैं, मास्क, 2 मीटर डिस्टेंस, वेंटिलेशन एट्सेट्रा, वो तो हमारे इस फाइट में हमारी हेल्प करते ही हैं, लेकिन वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा हथियार था। तो उसमें जो वैक्सीनेशन हेजिटेंसी है वो एक बहुत बड़ी अड़चन सामने बनकर आ रही है हमारे समाजों के लिए अलग अलग देशों में। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो पैंडेमिक की फ़ाइट को हमें, मतलब जैसा हम कहें कि और लंबा खींचा जा रहा है। और ये बिल्कुल दूसरी साइड क्लियर डेटा है कि वैक्सीन हमें इन्फेक्शन से और सिविरिटी से, जो डिज़ीज़ की जो सिविरिटी है उससे बहुत बड़े हद तक बचाती है। जी, जर्मनी, फ्रांस, इटली और भी कई देश हैं जो बूस्टर शॉट्स पर जोर दे रहे हैं, वहाँ जोर दिया जा रहा है। बाकी और भी देश हैं, क्या और भी देश जो इस ओर नहीं बढ़ रहे हैं, क्या इन्हें भी अब एक जोर देने की ज़रूरत है बूस्टर शॉट्स पर? जी देखिए, जो बूस्टर्स हैं उनकी ज़रूरत हमें इसीलिए पड़ रही थी क्योंकि ये पाया गया, इजराइल में भी ये पाया गया था कि जो 6 महीने के बाद जो इम्यूनिटी है, वैक्सीन के बाद की जो बनी हुई इम्यूनिटी है वो कम होनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद जो ये डेल्टा वेरिएंट शुरू हुआ, जो पहले जिसने इंडिया में सेकेंड वेव जिससे बनी थी, वो वेरिएंट बहुत तेज़ी से फैला और उसकी घातकता भी बहुत तेज़ थी। तो उसने जो ये रिड्यूस्ड इम्यूनिटी थी लोगों में, इवन दो डोज वैक्सीनेशन के बाद भी, वो जैसे ही वो कम हो रही थी उसमें डेल्टा वेरिएंट ने काफ़ी सिवियर अटैक्स करे। हालांकि जैसा मैंने पहले कहा कि डेथ्स कम थी वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन, लेकिन फिर भी जो रिस्क ऑफ मॉर्टेलिटी है वो फिर भी बढ़ा हुआ था, मॉर्बिडिटी भी बढ़ी हुई थी। तो इसके चलते जो और जो वल्नरेबल ग्रुप्स थे जिनकी इम्यूनिटी किसी न किसी कारणवश लो थी, जो एज के हिसाब से भी, जैसे इंक्रीज्ड एज के साथ इम्यूनिटी कम हो जाती है, इन ग्रुप्स में भी जो रिस्क था वो काफ़ी बढ़ गया था। तो इन सब फैक्टर्स को मिला के जो बूस्टर्स शुरू किए गए थे, पहले इजराइल ने दिए थे और अब काफ़ी देशों ने दिए हैं, हमारे यूके में दे दिए गए हैं। तो और उन्होंने बूस्टर्स ने काफ़ी प्रोटेक्शन भी दिखाई है कि इसके चलते जो वेव है उसको हम फिर से रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेकिन हमें देखिए दोनों तरफ से अटैक करना पड़ेगा, हमें वैक्सीनेशन भी है और प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन भी है, जो कि हमारे फिजिकल बैरियर्स के थ्रू। तो
जो बूस्टर्स हैं वो डेफिनेटली अब जो वो भी एक ज़रूरत बनते जा रहे हैं, स्पेशली जो यूरोप में, यूएस में, इजराइल में, इन देशों में तो क्लियरली देखा गया है। तो और बूस्टर्स की कवरेज भी उसी तरह से बढ़ाई जा रही है। तो आई थिंक जो बाकी के भी देश हैं उनमें भी बूस्टर्स की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ेगी। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इन्फेक्शन भी काफ़ी हाई रेट पे हुआ था सेकेंड वेव में, वो पूरी तरह डॉक्यूमेंट भी नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी उससे भी जो इम्यूनिटी आई है वो भी एक तरह का बूस्टर का ही शायद काम करेगी। तो दैट रिमेन्स टू बी सीन, बट येस, बूस्टर्स आर बिकमिंग अ नेसेसिटी एज वी गो ऑन इन दिस पेंडेमिक। जी, जैसे कि अभी मोलनुपिराविर और पैक्सलोविड और भी कई न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट्स की बात चल रही है, जिस वक्त अभी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसमें ये न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट्स कैसे हेल्प करेंगी ये जो केसेस में राइज देखने को मिल रहा है उससे लड़ने में, उससे निपटने में? जी देखिए, जो न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, अगर हम मतलब वैक्सीनेशन तो है ही, क्यों, और कई दूसरी नई वैक्सीन्स भी आ रही हैं, और वो प्रिवेंशन में आती हैं, वैसे भी वो ट्रीटमेंट में नहीं आएंगी। लेकिन जो नई मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं उनमें अभी जो नई ड्रग्स आई हैं, फाइज़र की और मर्क की आई है, जो कि एक तरह की टैबलेट्स हैं जो कि आउटसाइड द हॉस्पिटल कम्युनिटी में लोगों को कोविड पॉजिटिव होने के बाद दी जा सकती हैं, वो अभी भी अप्रूवल स्टेजेस में हैं और वो अभी फुली अप्रूव नहीं हुई हैं। हालांकि कई गवर्नमेंट्स ने उनकी जो डोजेज़ हैं वो भी ऑर्डर की हैं, और फाइज़र वाली जो है वो WHO की कमेटी के थ्रू उसका पेटेंट भी रिलीज़ कर दिया गया है ताकि जेनेरिक प्रोडक्शन हो सके और भारत और बाकी अन्य देशों में वो जो मेडिसिन है वो प्रोवाइड करवाई जा सके। लेकिन हैविंग सेड ऑल दैट, अभी भी वो अप्रूवल स्टेज से निकली नहीं है। जब तक वो अप्रूवल नहीं होती तब तक वो अवेलेबल नहीं होगी। लेकिन येस, उससे उम्मीद काफ़ी है, क्योंकि वो जो मेडिसिन है, अगर मैं फाइज़र की मेडिसिन की बात करूँ तो वो वायरस की जो मल्टीप्लिकेशन है बॉडी के अंदर उस पर वो रोकथाम करती है, और उससे जो डेथ्स हैं वो भी काफ़ी कम हो जाती है। तो डेफिनेटली ये ऐसी जो ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं वो राइस को हेल्प करेंगी, और मोर सो उसमें ज़रूरी बात ये भी है ध्यान रखने वाली कि इसकी कीमत जो है वो रिलेटिवली कम होगी। ट्रीटमेंट्स दूसरे भी अवेलेबल थे, जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जैसी चीज़ें अवेलेबल हो रही थी धीरे धीरे, लेकिन वो बहुत महंगे भी होते हैं। उनको उन ट्रीटमेंट्स को जब देना होता है उसके लिए ख़ास किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत हो सकती है, एटलीस्ट हॉस्पिटल एडमिशन की तो ज़रूरत होगी, तो वो भी एक लिमिटेशन है। तो ये ऐसे ट्रीटमेंट्स, और जो हम पहले बात करते थे स्टेरॉइड्स, डेक्सामेथासोन वगैरह, वो तो अवेलेबल है ही। तो यही हमारे पास अभी मोटा मोटा ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ हैं जो कि आम लोगों को अवेलेबल करवाई जा सकती हैं। अदरवाइज़ वैक्सीनेशन, फिज़िकल डिस्टेंसिंग अभी भी जो एक बहुत ही पोटेंट टूल है, जो हमने शायद पहले भी उसको पूरी तरह से नहीं अपनाया, लेकिन अभी भी वो काफ़ी कारगर हो सकता है। सर, यूरोप में बढ़ते कोविड के मामले, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि केरल के लिए ये एक चिंता का सबब है। तो केरल के रीसेंट ट्रेंड को देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या इंडिकेट करता है, क्यों यूरोप में बढ़ते कोविड के मामले केरल के लिए एक चिंता की बात है? जी बिल्कुल, देखिए, केरल में जो केसेस बढ़ रहे हैं वो काफ़ी सिमिलर रहे हैं पहले भी, यूरोप की तरह ही वहाँ पे भी एक दो महीने के टाइम डिफरेंस के बाद केसेस बढ़े हैं। केरल में जो रीसेंट ट्रेंड है वो भी थोड़ा चिंताजनक यही है। हमने पहले भी जैसे बात की है कि अगर वैक्सीनेशन कवरेज पहले हम जब शुरू में थे, हमारा सबका अंदेशा था कि शायद 60-70% से जो प्रोटेक्शन है वो ठीक हो जाएगा डबल डोज का, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि 80-90% शुड बी अवर टारगेट फॉर एटलीस्ट डबल डोज, और अब बूस्टर्स भी आ रहे हैं। तो जब तक ऐसी इस लेवल की कवरेजेस नहीं होती हैं, और नए वेरिएंट्स जो डेल्टा का तो हमने देखा ही है प्रकोप, अगर नया वेरिएंट कोई और आता है और वो इवन इफ वो अनवैक्सीनेटेड लोगों में ही ज़्यादा घातक होता है, तब भी जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं, अगर हम इंडिया की वैक्सीनेशन की बात करें तो, क्योंकि अभी डबल डोज वैक्सीनेशन बहुत कम है, तो वो भी नंबर्स हैं जो काफ़ी तीव्रता से बहुत तेज़ बढ़ सकते हैं। तो अगर हम इसी एंगल से देखें तो केरल में जो ट्रेंड है वो चिंताजनक है।
और दूसरी बात यह है कि केरल में मैं कहूँगा अभी भी जो डिटेक्शन है वो काफ़ी बेटर है रेस्ट ऑफ द कंट्री से। तो वहाँ पे जो केसेस का राइज है वो हमें जल्दी दिख भी जाता है, और अभी भी वहाँ पे जो सिवेरिटी ऑफ डिजीज़ है वो कम है कि वैक्सीनेशन जितनों में हुई है उन केसेस में, तो अनवैक्सीनेटेड में सिवेरिटी अभी भी ज़्यादा है, तो ये थोड़ा रीअश्योरिंग होता है। लेकिन नेवरदलेस जैसे जैसे केसेस बढ़ते हैं वैसे वैसे हेल्थ केयर पे लोड बढ़ता है, और वैसे वैसे जो रिस्क हैं, डेथ के जो रिस्क हैं वो डेफिनेटली बढ़ते तो हैं। तो ये जो ट्रेंड्स हैं ये हमें चिंता तो हमारी बढ़ाते ही हैं। भारत में अगर केरल राज्य को छोड़ें तो वैसे तो धीमी गति से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं यहाँ, लेकिन यूरोप का बढ़ता ट्रेंड ओवरऑल भारत के लिए कितना चिंताजनक है, अगर हम सिर्फ केरल को साइड में रख के चलें तो? जी देखिए, बाकी के भारत में केरल को छोड़कर जो धीमी गति की हम बात करते हैं उसमें मेरा शुरू से ही, ये मुझे भी याद है कि जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ था तब से ये बात होती है कि हम उस वायरस की डिटेक्शन को कितना क्लोजली मॉनिटर कर पाते हैं, वो कितना एक्यूरेट है। जब मेरी बात होती है ग्राउंड पे जो इंडिया में, तो वहाँ पे लोगों को अगर सिम्टम्स भी हों कोविड जैसे बिल्कुल तब भी टेस्ट नहीं होते हैं बहुत बार, तो अनडिटेक्टेड भी बहुत कोविड हमारे जो समाज में वो फैला रहता है, मैं तो कहूँगा। और अगर जब इतना इन्फेक्शन फैला था उसके बाद, और जो भी अभी हम वैक्सीनेशन दे पाए हैं उसके बाद जो साइंस एंड सिम्टम्स होंगे वो थोड़े रिलेटिवली माइल्ड भी होंगे, तो उसके चलते लोग शायद टेस्ट करवाएंगे भी नहीं, लेकिन स्प्रेड और ट्रांसमिशन तो होता रहेगा। तो उसके चलते भी हमें पूरा जो एग्जैक्ट एक्यूरेट ट्रेंड है वो शायद नहीं मालूम चलेगा बाकी के भारत का, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो चिंताजनक बात तो ज़रूर है। आई थिंक जो अभी माना यह जा रहा है, क्योंकि डेल्टा वेव जो वेरिएंट की जो वेव थी दूसरी वाली इंडिया में, वो बहुत ही भयानक थी और बहुत वाइडर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को कवर करके निकल गई, तो उसकी जो इम्यूनिटी थी वो शायद प्रोटेक्टिव एक्ट करे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो वो इम्यूनिटी कितनी वेन होगी, जैसा हमने पहले बात करी, कितनी कम होगी, वो कहना फिर अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। और डेल्टा वेरिएंट अब बाकी के देशों में काफ़ी घातक अभी भी सिद्ध हो रहा है, तो वो चिंता हमारी हमेशा बनी रहेगी जब तक हम जो ट्रांसमिशन है उसको हम नियर ज़ीरो ना कर दें, तब तक ये चिंता हमारी भारत के लिए डेफिनेटली बनी रहेगी। और अभी भी जो एक्यूरेसी ऑफ डिटेक्शन है वो उस पर हमें लगातार काम करते रहना पड़ेगा। जी सर, इसमें आप ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं बस एक आखिरी सवाल इसी से पूछना चाहूँगी कि केरल में ये जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन बढ़ रहा है ये क्या होता है और इसके सिम्टम्स किस तरह से होते हैं, माइल्ड होते हैं, सीवियर होते हैं? जी, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन एक्चुअली मोटा मोटा ये होता है कि जिनको डबल डोज वैक्सीनेशन हो भी गई है या बूस्टर भी लग गए हैं, उसके बावजूद उनको कोविड पॉजिटिव टेस्ट होता है, मतलब दे टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोविड, उनको कोविड हो जाता है। तो ये मोटा मोटा ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन है। और इसमें जो आप सिम्टम्स की बात कर रहे हैं वो कोई डिफरेंट नहीं है कि जो किसी को कोविड होता है या ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होता है, वो उसमें कोई डिफरेंस सिम्टम्स का नहीं है। वही सिम्टम्स हैं पुराने वाले, कॉफ हो, फीवर हो, इवन डायरिया हो, बॉडी पेन्स, बॉडी एक्स हो, हेडेक भी बहुत बड़ा सिम्टम बन के आया था डेल्टा वेरिएंट का। तो ये वही सिम्टम्स हैं। इतना ज़रूर है कि जो लोग वैक्सीनेटेड होते हैं डबल डोज वाले, उनको जब इन्फेक्शन कोविड का होता है तो सिम्टम्स माइल्डर फॉर्म में रहते हैं, और जैसा हमने पहले कहा कि वो सिविरिटी ऑफ डिजीज़ जो है वो उतनी नहीं होती जितनी अनवैक्सीनेटेड में होती है। तो ये डिफरेंस ज़रूर हो सकता है, अदरवाइज टाइप ऑफ सिम्टम्स आर जस्ट द सेम। और ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन सिर्फ इतना है कि उन्होंने पहले कोविड की वैक्सीनेशन ली है और उसके बावजूद भी इन्फेक्शन हो रहा है, और ये इन्फेक्शन होना वैक्सीनेशन के बाद कोई वैक्सीनेशन की नाकामी नहीं है एज सच, क्योंकि पूरी दुनिया में देखा जा रहा है कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन जो हैं वो हो रहे हैं, और वो एक्सपेक्टेड थे। उसको पूरा 100% रूल आउट नहीं किया जाता था, क्योंकि टारगेट ये है कि जो सिविरिटी ऑफ डिजीज़ है, जो डेथ्स हैं, जो हॉस्पिटलाइजेशन है, जो ICUs का भरना है, जो हेल्थ केयर पे इतना बड़ा लोड है, वो वैक्सीनेशन जो है वो क्लियरली प्रिवेंट कर रही हैं वर्ल्ड ओवर। तो वो एक बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन हाँ, ट्रांसमिशन को हमें बाकी जो मेजर्स हैं वैक्सीनेशन के साथ, फिजिकल बैरियर, उसके साथ हमें डेफिनेटली रोकना है, ताकि हम नए वेरिएंट्स को हमें सामना ना करना पड़े।
तो ये थे डॉक्टर अवरिल वत्स, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। तो चलिए आज के कोरोना कवरेज को यहीं समेटते हैं। मिलते हैं आपसे अगले रविवार। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। अपार हर्ष के साथ सभी सुनने वालों को सूचित किया जाता है कि वॉइस नोट में आवाज़ में अपना रिएक्शन भेजना चाहते हैं और वो आसान भी है, बस बटन दबाइए भेजिए। तो नंबर है, लिख लीजिए कि 99-533-233-03। जो लोग दूरदर्शन के अभ्यस्त हैं उनके लिए मैं पढ़ दूं इसको, 99-533-233-03। गुमशुदा तलाश के लेकिन ठीक है, इसमें मतलब 3 ताल का जो नंबर आपने बताया है उसमें 5 बार 3 आया है, तो याद तो बाकी 5 ही करने हैं। हाँ तीन की भरमार है इसमें। हाँ, 3 साल में 3 की भरमार होनी भी चाहिए।